हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल क्लासेस। दिस इज़ योर ओन चैनल और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा, ये है क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत अच्छा वेटेज रखता है ये चैप्टर। आपको अगर ये चैप्टर कर लिया अच्छे से आपने, तो केमिस्ट्री में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। जितना मुश्किल आपको ये चैप्टर लग रहा है आज, उसको उतना ही आसानी से और अच्छे से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, जैसे कि मैं हर क्लास में देता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, 2-3 लोगों की ये कंप्लेन थी कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, उनको स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं दे रही। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि आपकी स्क्रीन को वाइड रखने की, और मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इस स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और लास्ट वाली वीडियो में कुछ माइक का इशू आ रहा था। अभी देखिए इतने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास, ठीक है, बट मैं आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। ठीक है, तो जो आप जैसे अपने सजेशंस भेजते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे नंबर पे सजेशंस आते हैं, पर्सनल कुछ लोग हैं जो मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे रखिए, आप ऐसे कराइए। ठीक है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके। तो टेलीग्राम पे मैं जैसे आपको बताता हूँ हर बार कि टेलीग्राम पे ये जो आपका चैनल है वो टेलीग्राम पे भी है। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा व्हाट इज़ टेलीग्राम। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप के टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जहाँ पर आप ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट बना सकते हैं आपस में। ठीक है, तो आप ऐसे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझसे कुछ भी शेयर करेंगे तो मैं उसका सल्यूशन दूंगा वहाँ पे। और उसके लिए आपको जो लिंक दे रखा है उसके लिए आपके फ़ोन में टेलीग्राम का होना इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप फ़ोन में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा वो डायरेक्ट करेगा टेलीग्राम के ग्रुप में पहुँचा देगा, फिर आप उसे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी कोई कंप्लेन है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट बहुत ही इजी चैप्टर मेरे लिहाज से, और आपके लिहाज से इस वीडियो के बाद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा रहेगा। आप जो है, मैं आपको फिर बता दूं कि जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है, वो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती हैं। ये हम सभी को पता है। ठीक है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती हैं। हम सबको पता है कि ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है चीज़ें। ठीक है, तो आज हम जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता दीजिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, या आपने क्या डे टू डे लाइफ में कभी एसिड को टेस्ट किया है? ज़रूर किया होगा। ठीक है, बेस को टेस्ट किया है? ज़रूर किया होगा डे टू डे लाइफ में, बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना कि वो आपको जला पाए। एसिड के नाम से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एसिड अटैक याद आता है, बट ऐसा नहीं होता। एसिड और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और बेस जो है और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हम आपको आज बताएंगे किन किन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो एसिड को आप अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या फिर ये बेस है? तो सबसे बढ़िया तरीका है, या तो उसे आप स्निफ करिए, स्मेल कीजिए, या फिर आप उसको टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सोर होता है टेस्ट में, और अगर मैं वहीं बात करूं बेस की तो ये बिटर होता है टेस्ट में। ये सोर होता है, ये बिटर होता है। एक मिनट में लाइन को बंद कर दूं, सॉरी। ठीक है, अच्छा, ओके, तो आपको लाइन नहीं दिख रही होगी वो। अब क्या हम सभी एसिड को टेस्ट कर सकते हैं या फिर स्मेल कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए हम उसकी क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपसे मैं बोलूं व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ओके। अब और क्या करते हैं भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी कि जब आप एक लिटमस पेपर होता है, क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है, सॉरी, हाँ जी, तो एक लिटमस पेपर होता है। अगर आप लिटमस पेपर पर एसिड को रखेंगे तो वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू लिटमस से रेड में। और अगर मैं कहूँ रेड लिटमस पेपर बेस में, तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि एसिड कौन से होते हैं मेनली। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCl। फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड ये हो गया आपका CH3COOH। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद आ जाते हैं कि बेसिस के बारे में जान लेते हैं। बेसिस में सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। अब आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी एसिड हैं उसमें एक कॉमन बात पता चल रही है, H H H H H, यानी कि अगर मैं अब कहूँ तो इसमें आयन कौन सा है, एसिड में H+ आयन है। वहीं मैं बेसिस की बात करूं तो आपको OH 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 दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर आयन कैसा है, OH- आयन है, OH- आयन है। ठीक है, अच्छा आपको बेसिस में हमेशा हाइड्रोक्साइड 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 दिखेगा, यानी OH बनेगा, OH। ठीक है, अच्छा अब कुछ जो नेचुरली हमारे आसपास दिखाई देते हैं एसिड, उन एसिड्स की बात कर लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड की बात करी जाए, ये आपको विनेगर जो अचार में पड़ता है उसमें होता है क्या, एसिटिक एसिड, खट्टा लगता है ना अचार इसीलिए लगता है। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा होता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड। टेमरेंट यानी इमली में कौन सा होता है, टार्टेरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से एक रिलेटेड मैं बात बताऊंगा, लैक्टिक एसिड जो है ना वो कौन से बैक्टीरिया से बनता है, लैक्टोबैसिलस से बनता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस उसकी शेप होती है, लैक्टो मतलब दूध और बैसिलस उसकी शेप को कहा जाता है, इसीलिए लैक्टोबैसिलस। अच्छा दूसरी बात, लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बनता है। पुराने हमने वीडियोज़ में डिस्कस किया था, लैक्टिक एसिड हमारी मसल में बनने लगेगा तो हमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब चींटी काट लेती है, ठीक है, काट लेती है तो उसके में कौन सा होता है, मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, आपको समझ आया, ये सारे वीक एसिड हैं, ये सारे कैसे हैं, वीक एसिड है। ठीक है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, आप मर नहीं जाएंगे इसे खा के या पी के। ठीक है, बाकी जो ऊपर हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। गॉट इट, कौन से वीक होते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें पता चल गया। अच्छा ये जो मैंने बताया इसमें आपके MCQ में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस है, तो आप याद रख लेंगे कि कौन सी चीज़ से कौन सा एसिड हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अब हमें पता कैसे चलेगा, अब हमने देखिए हर चीज़ को टेस्ट तो कर नहीं सकते, जीभ पे रखने नहीं सकते भाई, HCl को जीभ पे रखेंगे तो जल जाएंगे, है ना। तो हमें इंडिकेटर्स कुछ मिले हैं, उनके ज़रिए हम जो है एसिड ये बता पाएंगे ये एसिड है या ये बेस है। ठीक है, जैसे पहला इंडिकेटर है हमारा लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन क्या होता है बेटा, नेचुरली एक सोल्यूशन बनाया जाता है नेचुरल चीज़ों से। जैसे लाइकेन एक क्या है, एक तरीके का फंजा है, उसके एक्सट्रैक्ट से हमने क्या बना लिया, एक सोल्यूशन बनाया, उसका नाम रखा लिटमस सोल्यूशन। ऐसे ही ठीक है, और किससे बना सकते हैं, रेड कार्बेज से बना सकते, रेड कैबेज से बना सकते हैं। पिट्यूनिया एक फूल होता है, उससे आप बना सकते हैं, और हल्दी इससे भी बना। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको इंडिकेटर घर में बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हल्दी को पानी में मिला दीजिए, और उस हल्दी वाले पानी को, जो आप आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, ये पानी में डाल रहे हैं फिर इसको देख रहे हैं, अजीब ये ट्रेंड चल रहा है भाई। अच्छा अलग अलग तरह का ट्रेंड चला रहे हैं, बताओ पानी में डाल रहे हैं, वो लिटमस सोल्यूशन बन गया भाई, उसको यूज़ करो एसिड और बेस के लिए। ठीक है, कि एसिड है कि बेस है ये पता चल जाएगा, अभी जानेंगे कैसे। फिर आते हैं कुछ, ये हो गया लिटमस सोल्यूशन में की फॉर्म में आ गया तो उसे लिटमस सोल्यूशन कह दिया, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा ये, है ना। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। ऑल फैक्ट्री कहाँ से रिलेटेड है बेटा, नोज से रिलेटेड है, यानी कि स्मेल करके हम बता पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक क्लोव यानी कि लौंग, और एक अनियन। ठीक है, अनियन की भी हेल्प से आप इन दोनों की हेल्प से बता पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। अभी हम बताएंगे कैसे, उसकी ऑर्डर से। ऑर्डर क्या होता है, मतलब स्मेल से। ठीक है, ऑर्डर भी कहते हैं उसे, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर। ठीक है, तो इससे हम बता पाएंगे कैसे। अब देखिए एसिड बेस्ड इंडिकेटर कैसे यूज़ करे जाते हैं। देखिए अगर अब आता है एक लिटमस पेपर, एक ये है बेटा लिटमस पेपर, वो उन्हीं की पल्प से बनाया जाता है, पेड़ों की पल्प से। देखिए लिटमस पेपर, ठीक है, या तो ये रेड की तरफ जाएगा इसको, या ये ब्लू की स्ट्रिप होती है, एक पेपर की स्ट्रिप होती है। ठीक है, उसको आप अगर टच करेंगे एसिड में तो या तो वो रेड की तरफ जाएगा, और या बेस में टच करेंगे तो वो ब्लू की तरफ जाएगा। तो एसिड की तरफ अगर जाना है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, अगर आपने उसमें बेस लगाया तो ब्लू की तरफ चला जाएगा। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो है
अगर उससे रेड जा रहा है, ब्लू से अगर आप ये बताइए रेड की तरफ चले गए तो वो क्या सा होगा, एसिड होगा। ठीक है, बेस में क्या कोई चेंज आएगा, ऑलरेडी ब्लू है, कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, रेड में चेंज आएगा ही नहीं, एसिड में, तो वो क्या हो जाएगा, नो चेंज। और रेड वाला क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। अब मैंने हल्दी वाला ट्रेंड वाला बताया था, तो हल्दी में अगर एसिड डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं वही बात करूं बेस, तो चेंज आ जाएगा। अब घर में बेस कहाँ मिलेगा है, घर में बेस कहाँ मिलेगा आपको, घर में आपको बेस मिलेगा आपके घर के सोप के अंदर। आगे जानेंगे कि सोप कैसे बनते हैं, तो घर के सोप के अंदर जो बेस मिलेगा, अगर आप हल्दी में थोड़ा सा सोप डाल दीजिए या शैम्पू डाल दीजिए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, उसका कलर हो जाएगा रेड, उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, उसका कलर कैसा बन जाएगा, रेड बन जाएगा, रेड। ठीक है, इसीलिए हल्दी वाले दाग को कभी भी ये नहीं, मम्मी से पूछना अपनी, हल्दी वाले दाग को कभी नहीं बोला जाता है कि आप उसे साबुन से धोइए, क्योंकि वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए बोला जाता है नींबू यूज़ कीजिए, नींबू है ना, नींबू से उसे साफ़ किया जाता है। नींबू से क्या होता है, वो लाइट कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसका वो जो हल्दी वाला दाग है वो हट जाता है। उसके बाद आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेटा बच्चों को पता नहीं होता, एक तरीके का सोल्यूशन है जो हम लैब में तैयार करते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, तो ये एसिड डालेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, रेड, और अगर बेस डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिनोप्थलीन, ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बेस डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, बेस डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। अच्छा, एक फिनोप्थलीन का सोल्यूशन जो है आपके हाथों में वो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने ब्राइब किया किसी को, मतलब किसी को रिश्वत दी, फिर उस पर क्या डाल दिया जाता है, उस पर लगा दिया जाता है सोल्यूशन, हाथों पे उन नोट्स पे सोल्यूशन लगा दिया जाता है। ठीक है, और वो सोल्यूशन जो होता है वो बेस का होता है, वो बेस का सोल्यूशन होता है। तो जब उसमें फिनोप्थलीन के सोल्यूशन में, जैसे आपने किसी को रिश्वत दी और उसने नोट को रखा अपने हाथ में, उसके बाद वो पीछे से एकदम से आ जाते हैं फिनोप्थलीन सोल्यूशन लेके। ठीक है, तो वो फिनोप्थलीन सोल्यूशन जैसे ही उसी के अंदर हाथ डुबाया जाएगा उस बेस वाला, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में चेंज हो जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि इसने वो नोटों को छुआ था, यानी कि वो उसने ब्राइब ली थी। आपने ये मूवी वगैरह में बहुत देखा होगा। तो फिनोप्थलीन सोल्यूशन का यूज़ हम लोग डिटेक्ट करते हैं उससे कि इसने जो है ब्राइब की है, ली है या नहीं ली है। ठीक है, ओके। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं बेटा। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझो पहले क्या है वो एसिड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट बेटा जहां पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम हो, ठीक है, तो उस चीज़ को कहा जाएगा डाइल्यूट। जहां वाटर की क्वांटिटी कम हो और एसिड बहुत ज़्यादा हो उसे कहा जाएगा कंसंट्रेटेड। याद रखिएगा, डाइल्यूट मतलब जो जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और एसिड थोड़ा सा हो। जैसे आजकल तो मिलता ही नहीं है मार्केट में, जो टॉयलेट क्लीनर्स हुआ करते थे पहले में, तो वहाँ पे HCl ही यूज़ किया जाता था, लेकिन वो डाइल्यूट HCl यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब उसको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ठीक है, उसको भी बैन कर दिया गया। ठीक है, कंसंट्रेटेड तो आपको मिलेंगे ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेंगे, वो बहुत बड़ी लैब्स होती हैं। आपके जो स्कूल में रखा रहता है HCl, अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वो डाइल्यूट HCl, उस पर लिखा भी होगा डाइल्यूट HCl, यानी कि उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और HCl का कंटेंट कम है। समझ गए? ओके, ठीक है। अब हम जानेंगे कि सारी चीज़ों को भाई स्निफ करके या टर्मेरिक जो उसमें डाल के, या मैं कहूँ कि हमने जान लिया लिटमस पेपर से टेस्ट करके पता चल गया कि ऐसे ये टेस्ट कर सकते हैं। अब इनकी कुछ, ये अभी तक तो फिजिकली टेस्ट कर रहे थे, अब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल मतलब ये केमिकल्स के साथ कैसा रिएक्शन देंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस हम जानेंगे। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, देखो यहाँ जानिए, चाहे एसिड हो बेटा, चाहे बेस हो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमेशा एक सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। एक सॉल्ट देगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। ठीक है,
अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि HCl जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट किया, तो देखो यहाँ पे इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कम रिएक्टिव है जिंक से, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? जिंक, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बन गया? ZnCl2 यानी एक सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने लास्ट वाली वीडियोस में चेक कीजिएगा, हमने पढ़ा है उसके बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही बिल्कुल फिर यहाँ पे किया इन्होंने, फिर जिंक ने यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया, फिर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि हमने एसिड के साथ में जब भी कोई मेटल को रिएक्ट किया है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एसिटिक एसिड के साथ ऐसा हुआ कि उसने जो है इस बार हाइड्रोजन जो है पीछे वाला है उसको डिस्प्लेस कर दिया है और ZnCH3CO उसने क्रिएट कर लिया है, जो कि एक क्या है? सॉल्ट है, जो कि एक क्या है? सॉल्ट है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है? ठीक है, तो आप अपने, मेरे स्कूल टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हम लोगों को केमिस्ट्री लैब में ले जाकर ये कराया है। ठीक है, हम लोगों ने खुद टेस्ट किया है, थैंक्स टू माय टीचर बैदल मैम। ठीक है, तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो ज़रूर जानेंगे इस चीज़ को। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि उन्होंने वो टेस्ट कराए। अब आजकल पता नहीं टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो उसका आइडिया मुझे नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाल दिया। ग्रेन्यूल्स मतलब होता है दाने। और ये जो टेस्टिंग है ये आपके एक्टिविटी नंबर 2.3 पे है भी, NCERT में 2.3 पे ये एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स को डाल दिया और उसमें आपने डाला थोड़ा सा एसिड, डाइल्यूट एसिड डालेंगे। ठीक है, उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद में उसमें से फ्यूम्स उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अब हम कहेंगे ऐसे दिखाई दे जाए, नहीं दिखाई देगा। फिर क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद जब आप उसे शेक करेंगे तो उसमें बबल्स वगैरह आने लग जाएंगे। तो जैसे ही आप मैच स्टिक को आप टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो मैच स्टिक बुझ जाएगी। ठीक है, तो जब वो जल रही होगी तो वो कैसा साउंड देगी? पॉप साउंड देगी। ठीक है, दिस टेस्ट कंडक्टेड एग्जामिन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्साइड। यही जो है आपको बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस उसमें है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ बेस को रिएक्ट करेंगे अगर हम किसके साथ? मेटल के साथ, तो फिर से क्या देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसीलिए यहाँ से हमें ये देखो एक एग्जांपल दे रखा है, NaOH प्लस जिंक आ गया Na2ZnO2 प्लस H2। ये वाली बेटा जो आपकी रिएक्शन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। ये रिएक्शन ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, लेकिन ये सारे मेटल्स के साथ नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो जिससे ज़्यादा रिएक्टिव है उन्हीं के साथ में डिस्प्लेस कर पाएंगे ना। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, केवल उसी को तो डिस्प्लेस कर पाएंगे, बाकियों को नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ गोल्ड के साथ करेगा क्या? गोल्ड के साथ नहीं करेगा। सिल्वर के साथ करेगा क्या? सिल्वर के साथ नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं। इसीलिए इसमें लिखा है कि ये सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई है पिछले वाली वीडियोस में। इसीलिए अगर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री 9th क्लास में ऐसा होता है कि आप पीछे से पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए ईजी है। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में ऐसा है कि आपको कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना है। पहले रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीखना है, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट सीखना है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोज़ को, जो पुरानी वीडियोज़ है उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट को जानना है। ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा। समझ आपको यहाँ पर भी आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे ये वाली बात मैंने अभी क्लियर करी। ठीक है, तो पॉप साउंड समझ आया। पॉप साउंड आपकी जैसे ही मैच स्टिक को लेकर जाएंगे टेस्ट ट्यूब के साथ पास, वहाँ पर वो पॉप साउंड के साथ बंद हो जाएगी। ओके, तो हमने जान लिया। क्या जाना भाई? याद रखिएगा, एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे बच्चों? देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसी से आप ये बताइए कि कर्ड क्या है? कर्ड एक एसिड है, उसको क्या हम ब्रास के मेटल के दाने में, वो ब्रास के मेटल के कटोरे में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या दे देगा? सॉल्ट दे देगा एंड हाइड्रोजन गैस दे देगा, विच इज़ टॉक्सिक टू अवर बॉडी।
तो हमारे लिए वो एक जहर का काम करेगा, इसीलिए हम लोग उसे ब्रास के बर्तन में नहीं रखते। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट। अब हम जानेंगे कि दूसरी रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन क्या है। पहली हमने पढ़ ली, पहली ये थी कि एसिड और बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरी क्या है कि एसिड्स को अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है। देखिए, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट यहाँ पर भी दे रहे हैं लेकिन यहाँ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ भी सेम चीज़ है, मेटल बाई कार्बोनेट भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ मेटल कार्बोनेट, यहाँ पर क्या है, देखिए सोडियम कार्बोनेट, मेटल है सोडियम, कार्बोनेट आ गया और इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो इसने अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाने की कोशिश की है, NaCl बना दिया और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसने हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी वाटर बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लिया यानी कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अगर मैं कहूँ मेटल बाई कार्बोनेट, बेटा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट में अंतर जानो पहले। देखिए, मेटल कार्बोनेट, बाई का अंतर नहीं है, याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट। ये बाई क्या है, देखिए जब किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो उसे हम बाई कार्बोनेट कह देते हैं। मेटल बाई कार्बोनेट का दूसरा नाम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है। मेटल बाई कार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ Na2CO3 और यहाँ लिखा है NaHCO3, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ अंतर किसका है, सिर्फ अंतर है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा फिर से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, है ना, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसको टेस्ट करने के लिए उसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया था कि मैच स्टिक को ले गए थे और पॉप साउंड के साथ बर्न हो गई थी। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करनी तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका यहाँ पे मेंशन है, दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ जो मेरे टीचर ने बताया था, थैंक्स टू हर। क्या है वो, लाइम वाटर टेस्ट है जो यहाँ पे मेंशन है। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है कि जब आप CO2 को किसी लाइम वाटर से पास कर देंगे, मतलब लाइम वाटर उसमें लाइम वाटर मिला देंगे। लाइम वाटर वो नींबू पानी नहीं है यहाँ पे, लाइम वाटर का मतलब है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तरीके का हाइड्रोक्साइड है, यानी ये क्या है, बेस है। उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को डाल देंगे तो वो मिल्की बन जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट निकलेगा, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, मिल्की बना के कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही पता चला कि ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी मिल्की हो गया है, यानी कि मिल्क जैसा कलर हो गया है, यानी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है, CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आ गया। और अगर आप लगातार उसमें CO2 पास करा रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें से लगातार CO2 पास हो रही है, ठीक है, तो ये अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है और उसमें पानी और CO2 लगातार पास करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद वो मिल्की कलर चेंज हो जाएगा वापस से। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वो कलर उसका वापस से चेंज हो जाएगा वाटर में सॉल्यूबल होने के बाद, वापस से वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई कि आपको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा, ये तो आपके NCERT में मेंशन किया, मैं मानता हूँ, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या है कि आप क्या करेंगे, एक मेटल लेंगे और उसमें मेटल कार्बोनेट लेंगे, और उसमें क्या मिलाएंगे, एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, फिर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, लैब में मिल जाएंगे आपको, आपने फिर उसके अंदर डाला, उसके अंदर डाल के शेक किया, शेक करने के बाद आप उसके ऊपर अब मैच स्टिक लेकर जाएंगे अगर, तो वो मैच स्टिक बुझ जाएगी जैसे ही टेस्ट ट्यूब के ऊपर आएगी, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर जैसे ही मैच स्टिक आप पुट करेंगे वैसे ही
वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लॉक कर देती है ऑक्सीजन को, और मैच स्टिक को जलने के लिए या आग को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कट ऑफ कर देती है ऑक्सीजन को। बात समझ आई आपको? ऑक्सीजन वो कट ऑफ कर देगी तो बुझ जाएगी। इसीलिए आपके जो स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और आपको जहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देंगे, आप उसको पढ़ेंगे इस बार ध्यान से, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही पाउडर फॉर्म में डाली जाती है। ठीक है, या तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी या लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाइट, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बुझा देती जहाँ भी आग लगी होती है। ठीक है, तो दूसरा टेस्ट पे आपको समझ आ गया, वो ईजी है ना। मैच स्टिक को लेकर जाएंगे, मैच स्टिक बुझ गई यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के अगर आंसर में, आप इस चीज़ को मेंशन भी ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस सही आ रही है ना आपको? चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपके फादर जो हैं वो कहते हैं अरे एसिडिटी हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है एसिडिटी हो रही है, तो क्या किया जाता है, एसिडिटी जब होती है तो उन्हें इनो देते हैं हम लोग लाके, है ना, इनो। ठीक है, इनो दिया तो एसिडिटी हो रही यानी कि पेट में बेटा क्या बन रहा है, एसिड। इनो क्या है, एक तरीके का बेस। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, यानी कि वो अब रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई, आराम मिल गया उसको। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ से आई, जब बेस और एसिड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, जैसे NaOH बेस है, HCl क्या है, एक एसिड है, तो ये इसने क्या बना दिया, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड, या फिर वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि बेस को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बिल्कुल नलिफाइड हो गया यानी खत्म हो गया, और एसिड को अगर हम बेस के साथ करेंगे तो एसिड हो जाएगा खत्म। तो इसी को कहेंगे, मतलब जहां पर दोनों अपोजिट वाली चीजें होती हैं उसी चीज को कहते हैं वाइस वर्सा। और क्या देगा, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। अब मेरे ख्याल से इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये दो हैं। क्या है, 4th नंबर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ। अच्छा, मुझे ये रिएक्शन बताने से पहले आपको दो चीज़ें बतानी है कि अगर मैं कहूँ मेटल ऑक्साइड, तो अगर मैं कहूँ इनका नेचर कैसा होता है, तो बेटा ये बेसिक इन नेचर होती है। नेचर वाइज कैसी होती हैं, बेसिक। और अगर मैं कहूँ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, बेटा ये होती हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ पहले ये जान लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जान लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड क्या था, बेसिक इन नेचर था, यानी बेस था। और बेस को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड यानी कि ये हो गया मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड, तो बेस प्लस एसिड ये हो गया कॉपर क्लोराइड, और वाटर यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि आप जान सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से। कॉफ़ी है, ठीक है, कुछ और नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इग्नोर हर। ठीक है, ठीक है, अब यहां जानेंगे अपीयरेंस ऑफ ब्लून ग्रीन एल्गी ऑफ द सोल्यूशन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ब्लून ग्रीन एल्गी, वेट अ मिनट, सॉरी। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी,
तो अपीयरेंस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन एल्गी ऑफ द सोल्यूशन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। आपको जो ब्लू एंड ग्रीन एल्गी का कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कॉपर क्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से है वो? कॉपर क्लोराइड। ये कॉपर क्लोराइड दिखाया ना, इसका यूज़ ब्लू एंड ग्रीन एल्गी इसीलिए आपको ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मेशन होती है कॉपर क्लोराइड की। उसके बाद मेटल ऑक्साइड, यही वाली बात जो मैंने आपको बताई, वो कैसी होती हैं? बेसिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, और वो क्यों होती है बेसिक इन नेचर की? क्योंकि वो रिएक्शन देने के बाद क्या देती हैं? सॉल्ट एंड वाटर देती हैं, इसलिए वो होती है बेसिक इन नेचर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बात करूंगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी जब रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो वो हो जाएंगे सॉल्ट एंड वाटर, यानी ये कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए ये क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक तरीका बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटलिक कैसे है? देखिए, कार्बन जो है यहाँ पे नॉन मेटल है, उल्टा लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? ऑक्साइड है, नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड, तो ये हो गई ना नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक तरीके का बेस है, एक तरीके का क्या है? बेस है। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो अब ये किस नेचर का होगा? ये होगा एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये दे रहा है हमें सॉल्ट एंड वाटर, है ना। नोट, फिर से नोट्स को बहुत ध्यान से रखिएगा। ये कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर देता है। ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट दैट फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, ये एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.3 पेज नंबर 22, ये आपको पढ़ लेनी है। आपको अब समझ में आ जाएगा कि वो जो कलर, वो जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं एसिड और बेस को अगर हम वाटर सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो हैं वो एसिड और एसिड एंड बेस वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ एसिड, वो वाटर के साथ क्या दे देते हैं? हाइड्रोनियम आयन मिलकर बना देते हैं। ठीक है, और क्लोरीन को अलग कर देंगे इसमें से। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोनियम आयन क्यों बना देते हैं? हाइड्रोनियम का मतलब होता है बेटा H3 आयन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस, वो H+ आयंस जो है ना, वो अकेले नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको कोई ना कोई चाहिए साथ में, इसीलिए वो किस फॉर्म में होते हैं? H+ आयन, और या फिर मैं कहूँ H3O+ आयन की फॉर्म में होंगे। कौन? एसिड। यहाँ बात हो रही है एसिड की। और अगर मैं कहूँ बेस, उससे के बाद आ जाइए H+ आयन को भी अगर आप रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, वो वाटर के साथ, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये एसिड है, ये पानी के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना लिया हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बेस जो हैं वो OH आयन प्रोवाइड करते हैं। जब अगर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? बेस जो है OH आयन। ठीक है, जैसे NaOH को अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करूं तो सोडियम अलग हो गया, OH- हो गया। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ किया तो पोटेशियम अलग हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी मैग्नीशियम अलग हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या देंगे? OH-, ये मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। बस आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी H+ आयन यानी कि एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? हाइड्रोनियम आयन देंगे। हाइड्रोनियम आयन क्यों देंगे? क्योंकि H+ आयन जो है वो नेचर में अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, इसलिए। ठीक है, नाउ व्हाट आर एल्कलाइज या एल्कलीज? एल्कलीज क्या होते हैं बेटा? सारे बेसिस तो वाटर के साथ जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो डिसॉल्व हो सकते हैं उन्हीं को हम कहेंगे एल्कलीज। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट जो डिसॉल्व कर जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एल्कलीज। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे पानी में डिसॉल्व होते हैं। जो पानी में डिसॉल्व होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, उन्हें कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। उन्हें कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है कि ऑल एल्कलीज आर बेस, सारे एल्कलीज, ये सारे एल्कलीज क्या हैं? बेस हैं। लेकिन क्या सारे बेसिस एल्कलीज होते हैं? नहीं, क्योंकि सारे बेस जो हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है,
अच्छा, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप क्या पानी में एसिड या बेस को डायरेक्टली डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली नहीं डाल सकते। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब आप वाटर को और एसिड को या बेस को मिलाएं। क्यों, क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा क्योंकि दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो फिर क्या किया जाए? तो आपको ड्रॉप, पहले तो वाटर का एक कंटेनर ले लेना है जिसमें आपको मिक्स करना है और एसिड को या बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और साथ साथ में उसे स्टिर करते रहना है, यानी कि उस सोल्यूशन को ऐसे हिलाते रहना है, जिसकी वजह से वो आराम से मिक्स हो जाए और वो रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक ना बन पाए, ठीक है। दैट, ये प्रिकॉशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, जब भी करना है, ठीक है। अच्छा, और जब भी हम एसिड में या बेस में पानी को मिलाएंगे तो हम किस फॉर्म में लेते जा रहे हैं? उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी डाइल्यूट की बेसिस पे, कितना डाइल्यूट किया आपने, उस बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि वो एसिड जो है वो या बेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो या कितना वीक है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें पता चलना है कि भाई हमने मान लीजिए उसमें पानी मिला दिया, ठीक है, अब डाइल्यूट कर दिया, तो वो कितना एसिडिक है ये जानने के लिए क्या करेंगे? तो एक बेटा होता है पीएच स्केल। यहाँ पर जो पीएच है उसका मतलब पीएच का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब होता है पावर स्केल। उसमें पावर बताई जाती है कितनी पावर का है। ये वर्ड आया कहाँ से? ये पोटेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने ये नाम दिया था। और उसका मतलब क्या होता है? पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में? पावर, ठीक है। इसीलिए उसको नाम लिया गया पीएच स्केल। अब उसमें एक स्केल ऐसा होता है, बीच में होता है 0 नंबर, इधर होता है, बीच में होता है, आई एम रियली सॉरी, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बीच में होता है 7 नंबर, इधर होता है 0 नंबर, लास्ट में होता है 14। अगर कोई चीज़, कोई सोल्यूशन 0 से 6.9 भी अगर कर रहा है तो वो एसिडिक कहलाएगा। और यहाँ 7.1, 6.9 और यहाँ पे मैं कह दूँ 7.1 से लेकर 14 के बीच में है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और अगर मैं कहूँ कोई चीज़ 7 पे है, यानी कि वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइज कहलाएगा। ना ही वो न्यूट्रलाइज कहलाएगा, ना ही वो बेस है, ना ही वो एसिड है। जैसे कि वाटर ज़्यादातर क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यही मैंने आपको बताया। देखिए, अगर कोई चीज़ 0 की तरफ है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना, यानी बहुत कंसनट्रेटेड है, वो उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। 14 है यानी बहुत एल्कलाइन है, यानी कि बहुत बेसिक है। 7 न्यूट्रल है, वो क्या है? न्यूट्रल। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 कोई कर रहा है तो वो डार्क कलर, पीएच पेपर पे कैसा देखेगा? पीएच या लिटमस पेपर पे डार्क रेड कलर का। इस स्केल के ऊपर कुछ कलर्स भी मेंशन होते हैं। इस तरफ क्या होता है? रेड, जैसे पीएच वाले में होता है, और इस तरफ होता है ब्लू, और बीच में ऑरेंज, ऐसे चेंज होता हुआ जाता है, ठीक है। कलर्स जो है कुछ चेंज होते हुए जाते हैं। तो अगर 0 मेंशन कर रहा है तो वो कैसा होगा? हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। तो H+ आयन भी कैसे होंगे? हाई होंगे। OH- होंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है। अगर 4 कर रहा है तो वो एसिडिक तो होगा, लेकिन कलर कौन सा होगा उसका? येलो ऑरेंज होगा, ठीक है, एसिडिक होगा। हाई H+, वेरी हाई नहीं होंगे, हाई होंगे। और OH आयन होंगे, कम होंगे, लो होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ 7 ग्रीन कलर है ना, ओके का साइन, न्यूट्रल, और यहाँ इक्वल होंगे, दोनों आयन इक्वल होंगे। ये ब्लूइश ग्रीन होगा 10 पे, एल्कलाइन होगा, लो होंगे H+ आयन, हाई होंगे OH-। 14 में डार्क ब्लू वॉयलेट, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, और वेरी लो H+ आयन होंगे, और वेरी हाई कैसे होंगे? OH- आयन होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू H+ आयन। H+, जब ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में कौन से आएंगे? CH3COOH, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, ये सारे क्या हैं? वीक एसिड के अंदर आएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाएगा? NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। और अगर मैं कहूँ वीक एसिड में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सॉल्ट की, अब हमने पढ़ लिया, एसिड भी पढ़ लिया, हमने बेस भी पढ़ लिया, यानी कि हमने लगभग
आपको अगर सच बताऊं तो आधा पढ़ लिया। अब हमारे रह गए हैं सॉल्ट्स। अच्छा, सॉल्ट्स में बेटा आपको क्या चीज़ पढ़ने की इम्पोर्टेंट है, वो है कि सॉल्ट बनते कैसे हैं, उनका प्रोसीजर क्या है और उनकी रिएक्शन क्या है। मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि सॉल्ट कैसे बनते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ें। अच्छा, ये सॉल्ट जो हम लोग ऊपर पढ़ते आ रहे थे वही है ना, जो एसिड को रिएक्ट किया मेटल के साथ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना। तो अगर मैं कहूँ सॉल्ट को बनाने के लिए दोनों एसिड भी और बेस भी, ये दोनों ही कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हैं एसिड को और सॉल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ सॉल्ट जैसे पोटेशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम सल्फेट, ये फॉर्मूला होगा, ये कहाँ से आया, ये एक बेस से आया है ना, और कहाँ से आया, एक एसिड से आया, H2SO4 भी है और KOH भी है। सोडियम सल्फेट, देखिए सोडियम सल्फेट ये बेस से आया और यहाँ पे H2SO4 एसिड से आया। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बेस NaOH प्लस HCl, ये सबसे कॉमन है। अमोनियम क्लोराइड यहाँ से आया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। तो अगर मैं कहूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से ही बनते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं NaCl और KCl, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं। जहां पर Cl लगा होगा उसे कहा जाएगा क्लोराइड सॉल्ट। जहां पर भी Cl लगा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, क्लोराइड सॉल्ट्स कहा जाएगा। अच्छा, पीएच स्केल्स का डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है, ये तो रह ही गया। पीएच स्केल का डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है बेटा, देखिए आपका जो खाना पचता है, आपको पता है स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो HCl रिलीज करती हैं, और वो इस HCl का जो अगर मैं कहूँ पीएच स्केल, तो वो लगभग 2.5 यानी वेरी एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आप अगर मैं कहूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच लेवल ज़रूरी है। ज़्यादा एसिडिक हो गया तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, फिर हमें एंटी एसिड यूज़ करेंगे, यानी कि इनो, एंटी एसिड यानी एंटी एसिड, समझ आया। बेस को लेंगे, बेकिंग पाउडर भी खा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद पीएच ऑफ स्केल ऑफ एसिड रेन। जैसे आप देखिए आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो सल्फर, उस पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या है, सल्फर की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो वो बादल बना लेगी जाके, और वही बादल बरस जाएंगे। और बहुत दिनों बाद, आपसे ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत दिनों बाद अगर बारिश हो तो उसकी पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पल्यूटेंट्स को गिराती है। वही पल्यूटेंट्स की जो पीएच लेवल होता है वो 5.6 तक होता है, इसीलिए उसको हम कहने लगते हैं एसिड रेन। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। स्किन डिसीज भी हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर, और आप बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए आप बारिश में भीग कर आते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, एसिड रेन हो रही है उसमें। ठीक है, पीएच ऑफ स्केल क्या इंपॉर्टेंट है, पीएच ऑफ स्केल, देखिए फार्मर्स को अपनी सॉइल की जो पीएच लेवल है उसको टेस्ट कराते रहना चाहिए। ठीक है, उसको हर क्रॉप से पहले टेस्ट कराते रहना चाहिए कि यहाँ पे मेरा कहीं पीएच लेवल कहीं गिर तो नहीं गया ज़्यादा, या ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, जिससे क्या होगा, उनकी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगी। ओके, हमारी बॉडी की बात करी जाए तो हमारी बॉडी जो है वो 7 से लेकर 7.8 यानी कहीं ना कहीं लाइट बेसिक फॉर्म में अच्छी काम कर पाती है। अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमारी पीएच लेवल इतना रहना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है। ठीक है, टूथ डिके, इस क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि टूथ डिके कब होने लगता है। आपने सुना होगा कि सोने से पहले और उठने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो रात में खाया, ब्रश नहीं किया, तो वो स्वीट या फिर जो भी फूड पार्टिकल है वो आपके दांतों में फंसा रह जाएगा, और आपके माउथ का जो पीएच, क्योंकि आपने जो खाना खाया था वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर तक अटैक करता रहता है, तो आपके माउथ का पीएच लेवल भी गिर जाएगा। तो आप माउथ कैसा हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। जो माउथ एसिडिक हो जाएगा तो आपके टूथ जो है वो डिके यानी सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कहते हैं दांत का कीड़ा लगना, दांत में कीड़ा नहीं लगता, वो जो टूथ है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपके जो डिके ऑफ टूथ जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ब्रश करना है डे टू डे। ठीक है, और आपको ज़्यादा एसिडिक चीज़ें नहीं लेनी है रात में। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अपने दांतों को बचा पाएंगे डिके होने से। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब बी काटती है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आपसे क्या कहा जाता है कि उसमें बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टिंग के अंदर क्या था, एसिड, और आपने बेकिंग सोडा यानी बेस ले लिया था, तो आपने उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा।
ओके, तो आपने जान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी रिएक्शन, तो उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे, उसे कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किस में कहेंगे, जहाँ एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, तो इसे कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, उसे कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। इसका पीएच लेवल जो है वो 7 से कम होगा, लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7 होगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ बेसिक सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, यहाँ पे मोर देन 7। अच्छा, अगर मैं एसिडिक सॉल्ट की बात करूँ तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये दोनों कैसे कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्ट कहलाएंगे। वहीं बेसिक सॉल्ट की बात करी जाए तो यहाँ होगा CaCO3 और CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कॉमन सॉल्ट, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, आपके घर में जो सॉल्ट होता है पहले तो आप उसको जान लीजिए, उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, उसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं उसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये क्लोराइड फैमिली से आएगा। किस फैमिली का सॉल्ट है ये, क्लोराइड फैमिली का। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। रॉक सॉल्ट होता है यानी काला नमक, आप जानते होंगे काला नमक जो है रॉक सॉल्ट, वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं ब्राउन कलर के। ठीक है, और ये माइंस से ज़्यादातर निकलता है या फिर पहाड़ों से निकलता है। कॉमन सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल ऑफ डेली यूज। कॉमन सॉल्ट को हम यूज़ करके क्या क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वॉशिंग सोडा में यूज़ कर सकते हैं और ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी हम जानेंगे। अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पे बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसा है, ठीक है। पहले तो आप जानिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोसेस को कहते क्या है। वेरी अब मैं आपको जो तीनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आप 100% मान लीजिए कि इन तीनों में से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं यहाँ पर 5 और 4 नंबर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। अगर आपने इसमें कर लिया ना तो आप मान लीजिए आधा आपने वेटेज ले लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, आधा, समझ रहे हो, आधा चैप्टर है यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से क्या बनता है, क्लोरीन और एल्कलीन। एल्कलीन मतलब बेस है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये हो गया टेबल सॉल्ट। इसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पे एक बन गया बेस, और हमें क्या मिल गया, क्लोरीन, और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अच्छा, ये होता कैसे है, इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट को मिलाया पानी के साथ और उस पर इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, उसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, तो कैथोड रे पे क्या जमा हो जाएगा, कैथोड रे पे हाइड्रोजन गैस। किस तरीके से यूज़ की जाती है, फ्यूल की तरह, आपको पता है, फर्टिलाइजर की तरह यूज़ की जाती है हाइड्रोजन गैस। एनोड रे पे क्लोरीन, इसको क्या करते हैं हम, पीवीसी में बनाने के काम में आता है, सीएफसी बनाने में काम में आता है, और पेस्टिसाइड। पीवीसी यानी कि पाइप्स एंड प्लास्टिक्स, है ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसिड आपकी जो ये क्लोरीन है, ये आपकी उसमें एसीज में जो गैस पड़ती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होती है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स यानी कि पेस्ट, कीड़े मारने वाली दवा बनाने के काम में आती है। और ये जो बेस है इसका क्या होता है, ये जो बेस आपका बना उसका क्या होता है, उसको कहते हैं सोप में यूज़ होगा, डिटर्जेंट में यूज़ होगा, और पेपर बनाने की प्रोसेस में यूज़ होगा। किस काम में आएगा वहाँ पे, पेपर बनाने की, पेपर को साफ करने के लिए। जो आपको पेपर साफ दिखाई देता है वो इसी बेस की वजह से होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग है ना, कपड़े धोने वाला, जिसमें हिंदी में इसको कहते हैं हमारे यहाँ आला, आपके वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज में से कुछ और कहते होंगे आला, जिससे वाइट कपड़े जो हैं वो साफ़ होते हैं। ठीक है, HCl किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को किस तरीके से यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में दवाई बनाने के लिए और कॉस्मेटिक बनाने के लिए। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसी को कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब आप समझ गए होंगे क्लोर एल्कलाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्लोरीन और बेस बनता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या बना रहा था हमने,
ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और क्लोरीन का, जो हमने क्लोरीन वहाँ से बना लिया था, एनोड पे जो ये जमा हो रहा था उसका रिएक्शन करेंगे तो एक ब्लीचिंग पाउडर नाम का सब्सटेंस बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, टेक्सटाइल यानी कपड़े साफ करने वाली फैक्ट्रीज में कपड़े को साफ करते हैं, ठीक है, कॉटन को साफ करते हैं फैक्ट्रीज में, लॉन्ड्री में, है ना, लॉन्ड्री यानी कि जो आपके धोबी लोग जो होते हैं, जो कपड़े धोते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट यानी कि यहाँ पर इन्फेक्शंस और इंसेक्ट्स को हटा देता है। बेकिंग सोडा, ठीक है, कॉमन नेम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिखने की कोशिश करूँगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। प्रिपरेशन, आप इसको NaCl को, है ना, कॉमन सॉल्ट को पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिला साथ में, अमोनियम क्लोराइड मिला। क्या मिला यहाँ पे, ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका यूज़ क्या करेंगे हम, ये जो आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अभी जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसको अगर हम हीट कर देते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है। ये क्या है, ये है, मैं इसकी बात करूं तो ये है बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, राइस जो डो होता है, किसका डो होता है, केक्स का डो होता है, या फिर पेस्ट्रीज को स्पॉन्जी बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और अगर मैं कहूँ बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं, तो एंटासिड में यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। मैंने आपको बताया था इनो वगैरह में जो है बेकिंग सोडा पड़ता है। अगर बेकिंग सोडा को ही हीट कर देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, सिंपल। और इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे। मैं दोनों को यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए बेकिंग सोडा तो ये बनेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर Na2CO3, बस, ठीक है। वहाँ बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे आपने जैसे इसको गर्म किया तो वहाँ से हाइड्रोजन आयंस जो है वो वाटर के थ्रू निकल गए, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बचा। बेकिंग पाउडर्स NaHCO3 में आपने क्या किया, मैंने आपको बताया, उसको जब हीट किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सोडियम ऑफ सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, उसने कन्वर्ट बन लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस। अच्छा, ये जब आप गरम करेंगे बेकिंग बेकिंग सोडा को गरम करेंगे तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ बेकिंग पाउडर बनेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि बेकिंग सोडा को अगर मैं फर्दर, बेकिंग सोडा को फर्दर मैं ऐड करूं, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक मिनट, ये आपको बताया गया कि इसको मैंने जब गर्म किया तो इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रह गए, यानी कि सोडियम के सॉल्ट रह गए और एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, ठीक। अब आ जाते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब बार बार उसमें क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, उसे कहेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को आपने जब वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया और उसे हीट करते रहे तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है, ग्लास, सोप इंडस्ट्रीज़ में और पेपर इंडस्ट्री में, ये सब बनाने के काम में आता है। यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, आप घर में देखे होंगे कि वॉशिंग पाउडर निरमा सबकी पसंद निरमा, तो ये सब क्या है, कपड़े वगैरह धोने में किसका यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा का। हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ गया क्वेश्चन है लास्ट का कि बोरेक्स को बनाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वॉशिंग सोडा में, Na2CO3.10H2O, ठीक है। वाटर का क्रिस्टलाइजेशन कैसे फॉर्म होता है, कोई इसके लिए फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ठीक है।
अगर आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को बार बार क्रिस्टलाइज करेंगे तो आप क्या बना लेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O है क्या, ये वॉशिंग पाउडर, ये क्या है, ये है, एक मिनट, ये जिप्सम की फॉर्म बनने का तरीका है, जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक तरीके का सब्सटेंस है जो सीमेंट में हार्डनेस प्रोवाइड करता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जैसे कहते हैं, उसमें हार्डनेस प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा सीमेंट में पानी मिला के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाएगा। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दीजिए, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो जिप्सम ऑल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिप्सम के अंदर भी क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं वाटर के, जैसे CaSO4 प्लस 2H2O। ये क्या है फॉर्मूला, जिप्सम का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। अगर जिप्सम को इतनी डिग्री पे 373 डिग्री केल्विन पे अगर आप गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो वो कम होकर क्या बना लेंगे, CaSO4 प्लस हाफ H2O। यही फॉर्मूला है POP का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है, देखा होगा आपने, फ्रैक्चर बोन्स, यानी जब फ्रैक्चर हो जाता है किसी का तो उस पर जो डॉक्टर लगाता है, कोटिंग करता है, वो किसकी करता है, POP करता है, ताकि आपकी बोन जो है वो दोबारा से फिक्स हो जाए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आपको हार्ड करना है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, वाटर, ऑब्वियस सी बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से हार्ड करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा, वाटर मिलाना पड़ेगा। वाटर मिलाने के बाद में आप उसे वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, जिप्सम में। और जिप्सम आपको मैं बता चुका हूँ, इट इज़ अ हार्ड मटेरियल, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम कहाँ है, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स और स्मूथ सरफेस। जैसे आपने देखा होगा ये POP का बना हुआ है, सेरेमिक चीज़ें बनाने के काम में आता है, कप्स है ना, पॉट्स, ये सब किस में, POP से बनते हैं ये सारे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो को। हम इसमें 10 क्वेश्चन जो हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा पढ़ा के मुझे, और आई होप आपको उतना ही अच्छा लगा होगा पढ़ के, ठीक है। चीज़ें समझ आई होंगी और नहीं समझ आई होंगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे नंबर पे 7451037594, ठीक है। दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर। अगर किसी को कोई भी क्यूरी हो प्लीज़ पूछिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।